फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 15वां भाग है। फ्रेंड्स, ये कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुद को ऐसी जगह पाकर उदित को कुछ समझ नहीं आता है। वो याद करने की कोशिश करती है, तब उसे याद आता है कि वो तो आदित्य का हाथ पकड़े मंडप के बाहर बैठी थी। तभी पूरे मेंशन की लाइट चली गई थी और किसी ने उसके नाक के पास रुमाल रख दिया था। उदित अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करती है कि आखिर वो जगह कौन सी है, लेकिन अभी भी उस पर क्लोरोफार्म का असर था, इसलिए अभी वो पूरी तरह होश में नहीं आई थी। तभी उसे किसी से बात करने की आवाज़ आती है। लड़का: मैम, आपको नहीं लगता आपने सिंघानियाज के घर से इसे उठाकर अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है? वो आदित्य राय सिंघानिया है। उसके लिए इस जगह को ढूंढ निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। उसका बस एक कॉल और पूरी पुलिस टीम है ढूंढने में लग जाएगी। अगर आप कहें तो जल्द से जल्द इस लड़की का खेल ख़त्म करके हम यहाँ से निकल लें। लड़की: इतनी आसान मौत नहीं देनी है मुझे इसे। इसकी वजह से जाने कितनी बार उस आदि के बच्चे ने मेरी बेइज्जती की है। उसने भरी पार्टी में जो थप्पड़ मारा था, भले से उसके निशान मेरे गालों पर नहीं पड़े, लेकिन उसकी गूंज आज तक मेरे कानों में सुनाई देती है। इन्होंने मुझे कम आंक कर बहुत बड़ी गलती की है। मुझसे पंगा लिया तो इतनी जल्दी तो मरने नहीं दूंगी। बहुत तड़पाऊंगी इसे और इसकी तड़प मुझे सुकून देगी। उसने जितनी भी बार मुझे बेइज्जत किया है, उसका बदला अब उसकी ये लो क्लास मैडम चुकाएंगी। लड़का: अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो इसे ठिकाने लगा देते हैं, क्योंकि अपने काम को जल्दी से अंजाम देने वाले ही कामयाब होते हैं। फिर थोड़ा रुककर, अगर आप चाहें तो इसे हमारे हवाले करके विदेश जा सकती हैं। हम इसका वो हाल करेंगे जिसमें ये ना जी पाएगी ना मर पाएगी। ये आपके लिए भी परफेक्ट रिवेंज होगा। उस आदमी की बातों से उदित को उसकी हैवानियत का अंदाज़ा हो रहा था और वो ये भी समझ चुकी थी कि वो लड़की कोई और नहीं, टिया थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर टिया ने उस आदमी को खींच के थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुम डैड के लिए काम नहीं करते होते और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती तो आज ही तुम्हारा आखिरी दिन होता। मैं अपना बदला लेना जानती हूँ, लेकिन मेरे बदले की आंच पर तुम अपने मतलब की जो रोटियां सेकने का सपना देख रहे हो भूल जाओ। मुझे मत सिखाओ कि कब क्या करना है। तुम्हें भी कहीं ज़्यादा समझदार लोगों को बेवकूफ़ बना चुकी हूँ। तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि ये लड़की भागने ना पाए। टिया ने देखा कि भूले जा रही थी, लेकिन सामने खड़ा वो लड़का अपने गालों को सहलाए जा रहा था। ये देखकर टिया गुस्से में जोर से चिल्लाई, तेरे गाल में मधुमक्खी ने नहीं काटी जो उसे इतनी देर से सहलाया जा रहा है? अपना गाल सहलाना बंद कर, वरना इस बार सच में मधुमक्खियाँ छोड़ दूंगी तुझ पर। चल अब जा यहाँ से। वो इंसान वहाँ से चला गया और टिया वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसने उदित की तरफ देखा तो उदित ने वापस बेहोश होने का नाटक किया। टिया: बहुत हुआ, अब आर या पार की लड़ाई होगी। मैंने शुरू से ही मेहनत की है इस सिंघानियाज एम्पायर को अपने हाथों में लेने के लिए। अब या तो आदित्य को मुझे अपनी लीगल वाइफ बनाना पड़ेगा या अपनी इस लो क्लास मोहब्बत का गला दबते देखेगा। मिस्टर आदित्य राय सिंघानिया, अब तुम मुझसे हारोगे, ये मेरा खुद से और तुमसे प्रॉमिस है। तुमने मुझे पुलिस की बेड़ियां पहनाकर अपने घर से निकाला था, अब तुम अपने नाम का सिंदूर लगाकर मुझे अपने घर में ले जाओगे। सिंघानिया मेंशन। जैसे ही सुहाना और बाकी सब ने सुना कि उदित गायब है, सबके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अर्चना जी और शैलेन जी जहाँ रो रो कर बुरा हाल था, वहीं सुहाना की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। उसके बारे में हर कोई अपने लेवल पर पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं से कोई खबर ही नहीं मिल पा रही थी। उदित की कोई खबर ना मिलते देख आदित्य ने गुस्से में अपने फ़ोन सामने की वाल पर दे मारा और अपने दोनों हाथों को टेबल पर पटकते हुए बोला, सारी गलती मेरी है, मुझे उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। सारी गलती मेरी है। वो पता नहीं कहाँ होगी। आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी ये किसने किया? उसने अपने हाथ कई बार टेबल पर पटक तो बंदा ने उसे रोकते हुए कहा, आदि, इस वक्त गुस्से से काम लेने का वक्त नहीं है। आदि: मैं तो क्या करूं दीदी,
आपको पता है अंधेरा होते ही उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था, लेकिन मैं ही उसे अंधेरे में छोड़कर ये देखने चला गया कि लाइट को क्या हुआ है, ये जानते हुए भी कि वो अंधेरे से कितना डरती है। मैंने उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। माँ पापा से मैंने वादा किया था कि हमेशा उदित का ख्याल रखूँगा। बाहर तो छोड़ो, मैं अपने खुद के घर में उसका ख्याल नहीं रख पाया। ऐसे में मैं कैसे शांत रहूँ? जीजू, ये सोचने वाली बात है कि आखिर घर से उदित को कौन ले गया होगा, क्योंकि कोई अनजान घर में आ नहीं सकता है। ये काम ऐसे इंसान का है जिसको इस घर के एटमॉस्फेयर के पूरी तरह से वाकिफ है, और जो ये भी जानता है कि उदित का सबसे बड़ा डर क्या है। आदित्य, कहीं आपका इशारा टिया की ओर तो नहीं है? जीजू ने हाँ में सर हिलाया तो नीरव ने कहा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो तो जेल में है। लक्ष्य सामने आते हुए, नहीं, इस वक्त तो जेल में नहीं है। आदित्य, ये क्या कह रहा है तू? वो जेल में नहीं है? आदित्य एकदम से लक्ष्य के सामने आ गया। कहीं उसने बाहर निकलने में तेरी हेल्प तो नहीं ली? लक्ष्य, तूने सही समझा, उसने मेरी ही मदद ली। ये कहकर लक्ष्य ने टिया की सुनाई कहानी आदित्य को सुना दी। ये सब सुनने के बाद आदित्य का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने पास में रखा वास उठाकर सामने फेंकते हुए कहा, कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते, मुझसे ना सही जीजू से ही। तुम क्या सच में उसकी दोस्ती में इतने अंधे हो गए थे कि जो तुमने मान लिया कि मैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे जेल भेज दूंगा? इतना कोल्ड हार्टेड दिखता हूँ क्या मैं तुम्हें? लच, सच कहा तूने। शायद मैं कहीं ना कहीं ये बात जानता था, लेकिन एक दोस्ती के रिश्ते के लिए मैंने उसकी मदद की थी, और आज उसने आखिर अपनी औकात दिखाई ही दी। पहले मिलकर उदित को ढूंढते हैं, फिर मुझे तुझे जो कहना है कह लेना। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। नीरू, इसमें तुम्हारी कुछ खास गलती नहीं है लच। उसने हमें खुद काफ़ी वक्त तक बेवकूफ़ बना के रखा था, वरना, लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता कि सच में उदित कहाँ है। एक ऑप्शन के आधार पर हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। क्या पता इसमें किसी राइवल का हाथ हो? जीजू, नहीं नूरजहां, ये काम टिया का ही है। इस घर के बारे में, एग्जिट के बारे में और उदित के बारे में सिर्फ टिया को पता है। अगर वो घर में उदित को मारने का प्लान कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। अब तो उसकी सच्चाई भी खुलकर सामने आ गई है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सच्चाई खुलने के बाद एक क्रिमिनल और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। आदित्य, इस वक्त शायद मुझसे ज़्यादा एग्रेसिव कोई बिरला ही होगा। इस वक्त मैं इतने गुस्से में हूँ कि अभी के अभी टिया का गला दबा दूँ और टस से मस हूँ। इस वक्त आदित्य सच में बहुत गुस्सा था, और वो गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। लक्ष्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन आदित्य, नहीं मेरे दोस्त, तेरी गलती नहीं है, गलती उस टिया की है। तूने तो बस अपनी दोस्ती निभाई है, लेकिन उसने ही हर बार दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपा है। इस बार वही चाकू उसे लौटाने का वक्त है, कहकर आदित्य ने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया। आदित्य, सर, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हमारे घर का एक मेंबर गायब है। कमिश्नर सिंघानिया सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ इम्प्रूवमेंट होता है हम आपको बताएंगे। आदित्य, पूरी कोशिश की ज़रूरत नहीं है सर, बस आप मिस्टर सूर्यवंशी का गला पकड़िए, क्योंकि ये काम उनकी बेटी का है। उदित को किडनैप करने में टिया का हाथ है। कमिश्नर, क्या आपको कोई कॉल या मैसेज आया है क्या? आदित्य, अभी तक तो नहीं, लेकिन आप जल्दी से इस टिया की लोकेशन ट्रेस करिए। मैं नहीं चाहता कि उदित के साथ कुछ भी गलत हो। कमिश्नर जी, हम जल्द से जल्द अपनी टीम को इस काम में लगाते हैं। आदित्य ने फ़ोन रख दिया। लच, मैं टिया को फ़ोन ट्राई करता हूँ। इतना कहकर उसने टिया को फ़ोन किया, लेकिन टिया का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। लच, डैम इट, ये तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ है। माही, ऑफ कोर्स है, ऐसे ही थोड़े उसने इतने लोगों के बीच में दी को हर्ट करने का प्लान किया। वो तो जीजू की नज़र पड़ गई, वरना गॉड नोज क्या ही होता उस दिन। सुहाना, माही बेटा, ऐसी बात नहीं करते अपने बड़ों से। तभी आदित्य के पास किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया। जीजू, किसका कॉल है? आदित्य, प्राइवेट नंबर है जीजू। जीजू ने कॉल पिक करके उसकी बात सुनने को कहा। कॉलर, हेलो मिस्टर सिंघानिया, कैसे हैं आप? जाहिर सी बात है अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इस तोते की जान तो मेरे पास है। लच, आदि साथ में, टिया। टिया, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ टिया। सबसे पहले तो सॉरी लच, लेकिन ये सच है, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारी दोस्ती का फ़ायदा उठाया। सोचा नहीं था इतना बड़ा वकील इतना बेवकूफ़ होगा। टिया की कॉल आई देख जीजू ने पुलिस को फ़ोन
टैप करने को कहा। टिया ने आगे कहा, डियर जीजू, मैं जानती हूँ आपका दिमाग काफ़ी तेज चलता है, लेकिन इस बार अपने दिमाग के घोड़ों को जरा सा आराम करने दीजिए, वरना मेरे दिमाग के घोड़े घूमे तो उदित की लाश भी नहीं मिलेगी। आदित्य, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती टिया। टिया हंसते हुए, मैं क्या कर सकती हूँ इसका टीजर तुम पहले भी देख चुके हो, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। फ़ोन को टैप करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी अपने बंद पड़े गोदाम में पहुँचो, वरना एक एक पल तुम्हारे उदित के गले को रस्सी कसती जा रही है। और हाँ, अकेले आना, किसी को साथ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आदित्य, हाँ समझ गया, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। टिया, हाँ डार्लिंग, जल्द से जल्द आना, क्योंकि मैं तो तुम्हारा जन्मों जन्म तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ, लेकिन ये लड़के जो मेरे साथ हैं इन्हें मैं नहीं रोक सकती। थोड़ी धीरे से, इनका बस चले तो अभी के अभी उदित को चील कौवों से जैसे नोच खाएं। नीरो, लक्ष्य, जीजू और आदित्य एक साथ। उदित की परछाई को भी किसी ने छुआ या उसे एक भी खरोच आई तो तुम्हारी मौत को बदतर बना देंगे, कोई तुम्हारी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगा। टिया, इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। 45 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पहुँच सकते हो तो पहुँच जाओ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। आदित्य ने फ़ोन जेब में रखा और जैसे था वैसे ही जाने लगा। उसे जाते देख वंदना जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो उदित को किडनैप कर सकती है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। आदित्य, नहीं, वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना मुझसे जुड़ा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं एकदम सही सलामत आऊँगा, वो भी उदित को लेकर। वरना लेकिन जीजू, नूरजहाँ, उन्हें जाने दीजिए। नीरो, मैं भी जाऊँगा फिर तो। नील, और मैं भी। आदित्य, बारात लेकर नहीं जा रहा है मैं। नीरो, तेरी अभी शादी हुई है, इसलिए तू यहीं रहे। और नील, तेरी कोई और बेवकूफ़ी अब मैं नहीं झेल सकता, तो तेरा मेरा साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। नीरो, लेकिन मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकता। आदित्य, तुझे यकीन नहीं है क्या मुझ पर? नीरो, है, लेकिन उस पागल औरत पर यकीन नहीं है। लच, ये सारा कांड मेरी वजह से हुआ, इसलिए मैं जाऊँगा। जीजू, बिल्कुल सही डिसीजन है, तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो। आदित्य और लच ने हाथ मिलाया और कार की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें जाते देख पीछे से सबसे बच बचाकर माही भी कार के पीछे का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गई। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वो जब ठीक से बैठी तो लक्ष्य की नज़र उस पर पड़ी। वो थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही, नज़रें कमज़ोर हो गई हैं क्या? मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ। आदित्य कार रोककर, लेकिन साली साहिबा, वो जगह खतरों से भरी है, वहाँ हम उदित को बचाने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप उनकी नज़रों में आ गई तो आप उनका टारगेट बन सकती हैं। माही, रिलैक्स जीजू, मुझे टारगेट बनाना इतना भी इजी नहीं है, आप मुझे एक इमरजेंसी ऑप्शन की तरह देखिए। लक्ष्य धीरे से बुदबुदाते हुए, यार ये लड़की सच में पागल है, ना कभी किसी की सुनती है ना बात मानती है, खासकर मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरी वजह से एक दोस्त मुश्किल में है, भगवान ना करे इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या ही होगा। इसको समझ नहीं आता मैं इसकी परवाह कर रहा हूँ। माही, ओ मिस्टर वकील, ज़रा तेज़ आवाज़ में बोलो, क्योंकि मेरे कानों की फ्रीक्वेंसी इतनी भी तेज़ नहीं है कि बुदबुदाने की आवाज़ भी सुन ले। लच, ठीक है तो सुनो, तुम मेरी कमजोरी बन गई हो। अब तुम कहोगी कि बस चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया है, तो अभी के लिए मेरा कहना बस इतना है, मैं नहीं चाहता तुम वहाँ जाओ और मुश्किलों में फंस जाओ। माही झूठ का ही आंखों के पास आंसू साफ करते की एक्टिंग करते हुए बोली, क्या मिस्टर वकील, तुमने तो सेंटी कर दिया, लेकिन माही इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसे ऐसी हरामखोर लड़कियां उसका कुछ बिगाड़ पाए। रही आपकी इन फीलिंग की बात, तो इसके बारे में आकर फुर्सत से बात करेंगे, समझे? अब अगर आपकी बातें हो गई हो तो हम थोड़ा जल्दी चल सकते हैं। उस कमीनी से सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया है घड़ी देखते हुए, और 5 मिनट हम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं। आदित्य जो इतनी बातें सुन रहा था, उसने अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगाया और कार स्पीड से बढ़ा दी। लक्ष्य की नज़र माही पर थी, लेकिन माही थी कि उसे इग्नोर कर रही थी। शायद कुछ एहसास तो उसके दिल में भी आ चुके थे जिन्हें वो मानना नहीं चाह रही थी। आदित्य ने शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर अपने बंद कारखाना से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही अपनी कार रोक दी और इधर उधर देखने लगा। उसे आसपास कोई नहीं दिखा तो उसने लक्ष्य और माही को छिपने का इशारा किया और खुद कार के बाहर आकर कार लॉक की और चाबी वापस उसके अंदर फेंक दी।
इधर उधर देखते हुए वो पैदल ही कारखाने की तरफ बढ़ गया। लक्ष्य आदि के वहाँ से निकलने के 5 मिनट बाद कार से निकला। उसके पीछे पीछे माही भी बाहर निकली। वो लक्ष्य के पीछे जाने ही वाली थी कि लक्ष्य ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे कार से लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम कहती हो कि तुम्हें प्यार मोहब्बत पे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम आदि और उदित के प्यार को अच्छे से समझती हो। तुम कहती हो कि तुम्हें कभी प्यार नहीं हो सकता, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसे में तुम करो या ना करो मेरे लिए मायने नहीं रखता। जैसे आदि के लिए उदित इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए तुम हो। यहाँ तक तुम जिद करके तो आ गई, लेकिन अब तुम अंदर नहीं जाओगी, समझी? माही को इस बार लक्ष्य की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। उसने कहा, मैं यहाँ तुम लोगों की हेल्प करने आई हूँ, तमाशा देखने नहीं। लक्ष्य, ठीक है, लेकिन जब हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें सिग्नल दे दूंगा, तुम अंदर आ जाना। माही, कैसा सिग्नल? लक्ष्य, जब मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आदि का नाम 3 बार बुलाऊं तो समझ लेना हम प्रॉब्लम में हैं, लेकिन तब तक के लिए पहली और आखिरी बार मेरी बात मान लो। माही ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, ठीक है, मैं मानूंगी तुम्हारी बात, लेकिन तुम भी मेरी बात सुन लो। अपनी दी और जीजू की जान को खतरे में नहीं पड़ने दोगे, क्योंकि अभी बहुत से सवालों के जवाब तुमसे चाहिए मुझे। लक्ष्य ने माही का हाथ पकड़कर कहा, मैं अपना ख्याल रखूंगा और वादा करता हूँ तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। ये कहकर लक्ष्य अंदर जाता है और माही उसके पीछे पीछे कारखाने के अंदर आती है, लेकिन खुद को ऐसे छिपा कर कि कोई उसे देख ही ना पाए। लक्ष्य ने यहाँ का नज़ारा देखा तो देखता ही रह गया। यहाँ तो सीन ही अलग ही था। टिया दुल्हन के आउटफिट में खड़ी थी, सामने मंडप सजा था और वो लगभग 2 फ्लोर की ऊंचाई पर उदित एक कुर्सी पर बंधी थी। कुर्सी की दोनों तरफ रस्सियां बंधी थी जिससे 2 लोग पकड़े खड़े थे। वो उसे टिया के इशारे पर ऊंचे नीचे कर रहे थे। वो रस्सी कुएं की रस्सी जैसा काम कर रही थी। नीचे एक मिनी ट्रक खड़ा था जिसमें कांच ही कांच भरा था। अगर हल्की सी भी कोई रस्सी ढीली होती तो उदित उस कांच के ढेर में जा गिरती। थोड़ी दूर पर आदित्य को 2 लोगों ने पकड़ रखा था। आदित्य उसे छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। टिया, छटपटाने का कोई मतलब नहीं आदि, तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी जान की जिंदगी बख्श दूंगी। मुझे बस ये तोता चाहिए। तुम मुझसे शादी कर लो और इसको बचा लो, वरना इसे इस कांच में गिराने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी और फिर तुम्हारे पास जिंदगी भर के पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। आदित्य, तुम्हें पता है मैं तुमसे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं करूँगा, फिर भी अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो उदित की सेफ्टी के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें उदित को पहले छोड़ना होगा। टिया, अपना ये खेल उनके साथ खेलना जो तुम्हें जानते ना हो। मैं टिया सूर्यवंशी हूँ, मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना। उदित तुम्हारी वो कमजोरी है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे जैसे हमारी शादी की रस्में होती जाएंगी ये रस्सियाँ धीरे धीरे नीचे आती जाएंगी। हाँ, अगर तुमने कोई चालाकी की तो एक साथ नीचे आ जाएगी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो, अपने इस मिस लो क्लास को कांच के बीच या सही सलामत। आदित्य, ठीक है, चलो मंडप में, मैं करूँगा तुमसे शादी। उदित कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि ये जो हो रहा है उसने कभी भी सोचा नहीं था। आदित्य से दूर जाने का ख्याल भी वो अपने मन में नहीं ला सकती थी। उसने भरी आंखों से आदित्य की ओर देखा तो आदित्य ने पलकें झपकाकर उसे सब सही करने का आश्वासन दिया। टिया, अगर ये आंखों के जरिए बातचीत पूरी हो गई हो तो मंडप में चलकर बैठ जाओ। कितना भी एक दूसरे को देख लो, तुम दोनों साथ नहीं होने वाले हो। आदित्य, हम साथ हैं अभी भी और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारे दिल साथ हैं। तुम सोचती हो इस तरह शादी करके तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो तुम गलत हो। इतना कहकर आदित्य मंडप में जाने लगता है। वो कोने में खड़े लक्ष्य की ओर देखता है। लक्ष्य उसे शांति से मंडप में बैठने का इशारा करता है और खुद उदित को बचाने की कोशिश करने लगता है। वो जानता था टिया कुछ ज़्यादा ही समझदार है। वो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो उदित को नहीं छोड़ेगी। आदित्य मंडप में बैठ जाता है और पंडित जी पूजा करने शुरू कर देते हैं। टिया खुश है, उसको लगता है सब उसके हिसाब से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आदित्य को अकेले देखकर वो इतनी खुश हुई कि उसने एक बार को भी नहीं सोचा कि आदित्य जैसा शार्प माइंडेड बिजनेसमैन बिना किसी प्लान के ऐसे कैसे उसके पास आ गया। दरअसल आदित्य ने अपने गले में एक लॉकेट पहनी थी, उसमें एक चिप लगाई थी जिसे पुलिस ट्रेस कर रही थी। माही ने जब देखा कि बाहर पुलिस आई है तो वो छिप गई। पुलिस धीरे धीरे कारखाने के अंदर जाने लगी तो माही भी उनके पीछे अंदर चली गई। लक्ष्य ने पीछे से आकर बाहर गेट पर खड़े गुंडों को चित कर दिया था और अब बस 2 गुंडे बचे थे
जो टिया के पीछे थे और दो वो जिन्होंने उदित की रस्सियां पकड़ रखी थी। टिया और आदित्य ने मालाएं बदल ली। तभी टिया की निगाह आदित्य के गले पर गई। टिया ने लॉकेट खींच लिया। टिया, तुम कब से ये लॉकेट पहनने लगे? तुम्हें तो ये चीज़ें कभी पसंद नहीं थी। टिया ने उसे पलट के देखा, उसमें चिप लगी थी। टिया जोर से चिल्लाई, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। इस लड़की को बचाने का आखिरी मौका भी तुमने खो दिया। अपने आदमियों की ओर देखकर रस्सियां छोड़ दो। टिया के कहते ही पीछे खड़े दोनों गुंडे ने रस्सियां छोड़ दी। उदित नीचे गिरती उससे पहले ट्रक में बैठे लक्ष्य ने ट्रक को आगे कर दिया और आदित्य भागती हुई जाकर उदित को पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़ते लक्ष्य ट्रक से नीचे आकर दोनों को उठाते हुए पूछता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? आदित्य, हाँ हम ठीक हैं। ठीक उसी समय पुलिस अंदर आती है। आते ही दोनों गुंडों को पकड़ लेती है। इन सब के बीच उनका ध्यान टिया से हट जाता है। टिया अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो जाती है। आदित्य उदित के पास जाकर उसे हक करके, तुम ठीक हो ना? उदित, आपके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता है। लक्ष्य, ये टिया कहाँ चली गई? आदित्य, यहीं तो थी अभी, ढूंढो उसे, यहीं कहीं छिपी होगी वो। टीम जल्द ही उसे ढूंढने लगी लेकिन टिया कहीं नहीं मिली। इंस्पेक्टर, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, इस बार टिया को नहीं पकड़ पाए। लक्ष्य, हमें आप पर भरोसा है, आज नहीं तो कल आप उसे पकड़ ही लेंगे। वो आखिर जाएगी कहाँ? तभी सीढ़ियों के पास से टिया की आवाज़ आई, न आज न कल न कभी, तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। सबका ध्यान पीछे की आवाज़ पर जाता है तो सब अवाक रह जाते हैं। टिया ने उदित के गले पर एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा रखा होता है जो टिया के थोड़े से दबाव पर उदित की गर्दन कट सकता था। आदित्य, टिया तुम ठीक नहीं कर रही हो, उदित को कुछ नहीं होना चाहिए। टिया, आदि, मैंने तुम्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने तो मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है। अब ना ये रहेगी ना तुम्हारी जिद। लक्ष्य, जिद आदि नहीं तुम कर रही हो टिया। जब आदि तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम दोनों कैसे खुश रह सकते हो? लक्ष्य आगे बढ़ते हुए, देखो टिया, हम दोस्त हैं, हमने कॉलेज में बड़े बड़े पंगे सॉल्व किए हैं, हम तीनों मिलकर ये मैटर भी क्लियर कर लेंगे। तुम मेरी बात तो मानो। टिया ने अपने पैर के पास पड़े कांच को लक्ष्य की तरफ उछाला जो जाकर लक्ष्य के हाथ पर लगा। लक्ष्य के हाथों से खून निकलने लगा। सॉरी लक्ष्य, ये कोई कोर्ट नहीं है जहाँ तुम अपनी बातों का जादू चलाओ। ये लड़की आज मेरे हाथों से मरेगी। इसकी वजह से मेरे पापा का नाम, मेरी दोस्ती, मेरा प्यार सब खत्म हो गया। इसकी वजह से आज मैं पागल हो चुकी हूँ, इसलिए इसे तो मरना ही पड़ेगा। इतने कहकर टिया ने जैसे ही कांच के टुकड़े पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाया, पीछे से माही ने उसके सर पर जोर से बॉटल दे मारी। अचानक से हुए वार से टिया का बैलेंस बिगड़ा और वो उदित को पकड़े हुए ही गिरने ही वाली थी कि माही ने उदित का हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींच लिया और टिया सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। माही, सो गाइस, एंट्री कैसी लगी? उदित के गले पर उसने रुमाल रखकर नीचे आई और टिया का हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसके गाल पर थप्पड़ रसीद करते हुए बोली, पागल सन की औरत, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई इतना रायता फैलाने की? चलो, जो किया तो किया। तूने मेरी बहन के गले पर कांच कैसे रखा? और लक्ष्य के हाथों पर वार करना तो तेरे पापों का मटका फूटने वाली बात हो गई। कमीनी, दोस्ती टूटने की जिम्मेदार तू है। तूने अपने दोस्त की पीठ में छोरा घोंपा तो इसकी जिम्मेदार मेरी बहन कैसे हो गई? एक और थप्पड़ मार के दोबारा ऐसी कोई कांड करने का मन हुआ तो मेरा थप्पड़ जरूर याद कर लेना। इतना कहकर उसने टिया को लेडी पुलिस की तरफ धक्का देते हुए कहा, इस कचरे को ले जाओ यहाँ से, वरना जितनी देर रहेगी बदबू ही फैलाएगी। टिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लक्ष्य पुलिस के साथ बाहर आ गया। उसे कुछ लीगल चीज़ें भी क्लियर करनी थी। आदित्य ने जाकर उदित को गले लगा लिया और उसे लेकर बाहर आते हुए अपना रुमाल माही के हाथ में दिया। चोट लक्ष्य को भी लगी है। माही आदि का इशारा समझ गई। वो बाहर आई तो देखा पुलिस जा चुकी थी और लक्ष्य के हाथ से अभी भी रिस रिस कर खून बह रहा था। माही उसके हाथ पर रुमाल बांधते हुए बोली, ज़्यादा खून हो गया है तो डोनेट कर दो, किसी गरीब के काम आ जाएगा। बेस्ट क्यों कर रही हो? लक्ष्य इंतजार कर रहा था कि तुम रुमाल लेकर कब आओगे। माही ने लक्ष्य के पेट में हल्के से मुक्का मारते हुए कहा, मेरा इतना इंतजार मत किया करो, मैं बड़ी सन की प्राणी हूँ, खुद के सिवा मैं किसी और की फिक्र नहीं करती। लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो तुम? साफ साफ दिख रहा है मेरी चोट से तुम्हें फर्क पड़ रहा है। कहीं तुम्हें भी तो मुझसे प्यार नहीं हो गया है? माही ने उसे धक्का देते हुए कहा, जरा सी फिक्र क्या कर ली तुमने तो बात प्यार तक पहुंचा दी। लो, मैं अपनी फिक्र
वापस एक लेती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी बांधी हुई रुमाल खोलकर उसने लक्ष्य के दूसरे हाथ में रख दी और कार की तरफ मुड़ गई। लक्ष्य, बाप रे, इसे समझाने में तो अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। कोई बात नहीं लक्ष्य, तू कर सकता है। लक्ष्य की बात माही को सुनाई दे रही थी। वो मुस्कुराते हुए कार के पास आने लगी और उसके पीछे पीछे लक्ष्य। कार के बोनट के पास एक दूसरे का हाथ पकड़े उदित और आदि ने कहा, एक और लव स्टोरी शुरू हो गई है। उदित ने आदि के कंधे पर सर रखे हुए कहा, प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है और एक खूबसूरती एक जगह बंद कर नहीं रह सकती है। कुछ ही देर बाद आदि, उदित और लक्ष्य और माही घर आ गए। घर पर सब बड़ी बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि सबको ये बात पता थी कि आदि और लक्ष्य उदित को कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। सबके सुरक्षित आ जाने पर फिर नीरव की शादी को जो रस्में बची हुई थी, इनके बीच में आदित्य को उदित से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। तो आदित्य ने नीचे की टेबल पर एक नोट लिखकर उदित के लिए छोड़ा और हरिराम से कहा कि उदित को उसे पढ़ने के लिए बोल दे। उसके बाद आदित्य अपने रूम में चला जाता है। उस नोट में क्या लिखा था जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।